वेलकम बैक बच्चों। सो आफ्टर अवर इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला पार्ट, अब हम शुरू करने वाले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो पार्ट है, इसका मतलब क्या सर? ये प्रेफरेंस शेयर्स के जैसा ही है क्या? समवॉट यू कैन से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस व्हाट? मींस द रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर। कब सर रीपेमेंट होने वाला है? जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, टर्म पीरियड खत्म हो जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखा है रिडेम्पशन का, वो डेट के हिसाब से पेमेंट डेट आ गया, अभी रिडीम करना है। सर कैसे कैसे रिडीम हो सकता है? पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, कैश में हो सकता है, तो अगर कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको इश्यू के टाइम पे बोला था कि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिया हुआ है that the company has to give the option to the debenture holders for them to get their debentures converted into shares। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन है तो बाबा आपको आपके डिवेंचर्स के जगह पे शेयर्स भी मिल जाए। रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, रीपे करना है। रीपे पार पे हो सकता है, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में रिडीम कर रहे हैं। प्रीमियम पे हो सकता है, 100 का डिवेंचर 100 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 120 पे रिडीम कर, तो यहाँ पे प्रीमियम पे ऑफ हो रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे ऑफ करना है अपने। ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे प्रोविजंस है जो आपको बाय हार्ट करने हैं मेरे बच्चों। पहले शुरू करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन के साथ में, क्या क्या मेथोडोलॉजीज है। सबसे पहले तो पेमेंट इन लमसम, मतलब एक साथ में रिडेम्पशन हम लोग करने वाले हैं। जितने डिवेंचर है सबका एक साथ में रिडेम्पशन करेंगे। अभी एक सम देखा था हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर इट प्रॉपरली, हाँ, रिडेम्पशन इन लमसम और रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। तो ये दोनों केस, एक रिडेम्पशन इन लमसम और एक रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है। यस सर। और जो फेवरेट एकदम उन आईसीएसआई का है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, वो है परचेज इन ओपन मार्केट। ये परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब क्या है आपको पता है बच्चों? यहाँ पे ना बायबैक का बात चल रहा है। हाँ, फिर से खरीद लेता है शेयर्स और कैंसिल कर देते हैं, सॉरी, फिर से खरीद लेते हैं डिबेंचर्स और कैंसिल कर देती है कंपनी। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब है कि कंपनी खुद के ही डिबेंचर ओपन मार्केट में खरीदेंगे, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और उसको लेके सीधा कैंसिल कर। इसके ऊपर बहुत अच्छे प्रोविजन है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, हम लोग सारा पढ़ेंगे। लेकिन पहले मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन के बारे में बात करनी है। और लास्ट अपना मेथोडोलॉजी है जिसमें आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट होने वाले। आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपके डिबेंचर्स को, अगर आपके पास ऑप्शन है, कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है कि बाबा रिडेम्पशन के डेट पे आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में या कोई नए डिबेंचर्स में, तो ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। बराबर। अभी बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन में। सबसे पहले एक ऐसे अकाउंट का जो सारे कंपनियों को क्रिएट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्रिएट करना है और कौन से कंपनीज एग्जेम्प्ट है। रिडेम्पशन के समय पे सर पैसा जमा करना है अपने को, रिडेम्पशन करने के लिए फ्रेश इश्यू कर सकते हैं हम लोग हमारे रिजर्व्स में से यूटिलिटी ले सकते हैं रिडेम्पशन करने के लिए। यस सर, कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने को समझना है, इनका फेवरेट क्वेश्चन पूछने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, दैट इज डीआरआर अकाउंट। डीआरआर क्या है सर? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये अकाउंट में हर साल कंपनी को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे रिजर्व में अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 जैसे कन्वर्जन का ऑप्शन देता है, वैसे ही सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 बोलता है कि बाबा हर कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज एप्लीकेबल। जो कंपनी को एप्लीकेबल है ये प्रोविजन, वो बैंकिंग कंपनी को और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को ये एप्लीकेबल नहीं, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ पे डीआरआर क्यों क्रिएट करना है सर? हर साल थोड़ा 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 अमाउंट पीएनएल में से हटके रिजर्व में चले, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, डीआरआर आपका बढ़ते जाएगा। ये रिजर्व क्रिएट करना। सीआरआर से कंपेयर मत करना मेरे बच्चों। रिडेम्पशन के समय पे सीआरआर क्रिएट होता है, और यहाँ पे तो बाबा पहले से ही धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट डीआरआर में डालते जा रहे, डीआरआर क्रिएट होते जा रहा है। मिनिमम प्रोविजन ये है कि एटलीस्ट 25% ऑफ योर टोटल डिवेंचर्स शुड बी देयर इन योर डीआरआर। मतलब आपके डीआरआर का एटलीस्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? 25% ऑफ योर टोटल डिवेंचर्स वैल्यू। इतना तो डीआरआर में बैलेंस होना ही चाहिए। सर ये डीआरआर में जो बैलेंस अभी जनरेट करते जा रहे उसका क्या करना? उसको वैसे ही रखना है? नहीं बच्चों, वैसे रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा कैसे? उसको इन्वेस्ट कर देना है। मतलब डीआरआर के माध्यम से हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब सर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है
इसमें से हमने डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआर के पैसे से डीआरआरआई क्रिएट कर दिया। हाँ बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बैलेंस चलेगा डीआरआर में, डीआरआर में से बैलेंस आया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इसके बहुत सारे नाम है बच्चों, इसको हम लोग डीआरएफ भी बोलते हैं, एसएफ भी बोलते हैं। सर डीआरएफ मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, सिंकिंग फंड बोल लो। सिमिलर मैनर में यहाँ पे डीआरएफआई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, एक ही बात। पैसा रखे रखे इंक्रीज नहीं होने वाला है तो उसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है सबको मालूम मेरे बच्चों, रिटर्न्स के तौर पे इन्वेस्टमेंट पे 99.99% इंटरेस्ट मिलता है। कभी कभी कभार अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किए तो डिविडेंड मिल सकता है, नहीं तो इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट का पैसा है, ये पैसा भी फिर से हमारे रिजर्व में ही चले जाएगा। हाँ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को इंक्रीज करेगा हमारा इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा किधर ट्रांसफर करने का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। हाँ, आपको चाहिए तो इसका स्प्लिट एंट्री भी पास करके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे ही आपने बच्चों हर साल का बैलेंस रिजर्व में डालना चालू किया, उसका एंट्री ऐसा आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ये आपने पीएनएल में से उठा के डीआरआर में डाल दिया। फिर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डीआरआरआई क्रिएट हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। हाँ सर, ये डीआरआरआई क्रिएट हो गया। हर साल यही करते रहेंगे आप। ये फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर में सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट का एंट्री आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद में ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को पीएनएल में मत डाल देना गलती से, इसको डालना है डीआरआर में। आरडीडी लिख रहा हूं, बोलो मैं डीआरआर में, डीआरआर में ट्रांसफर करना। ब्रेन जब इतना फास्ट चलता है तो ये इशू होता है मेरे बच्चों, हाथ फास्ट नहीं चल पाता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे मेरे सुपरस्टार्स, इंसान भाई। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा उठा के कहां पे, डीआरआर में डालना। यही तो एंट्री का कॉम्बो एंट्री मैंने यहाँ पे आपको बताया मेरे दोस्तों। तो मतलब ये इंटरेस्ट पार्ट डेबिट क्रेडिट कट होके सीधा बैंक टू डीआरआर बोल दो ना, समझ में आया आपको। यहाँ पे डीआरआर का पैसा इन्वेस्टमेंट में डाला, इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिला। फिर से इसी साल में फिर हम लोग थोड़ा सा पीएनएल में से पैसा उठाएंगे, फिर डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे डीआरआर आई टू बैंक अकाउंट। ये हर साल चलते रहेगा, ये एंट्री हर साल। लास्ट ईयर जब भी रहेगा ना, जब भी रिडेम्पशन का समय आएगा, अभी रिडेम्पशन का समय आ गया बाबा, अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री पास करेंगे हम लोग कि बाबा रिडेम्पशन ड्यू हो गया। मतलब क्या एंट्री आएगा, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। समझो 10 रुपए के डिबेंचर 12 में हम लोग रिडीम कर रहे हैं, तो 2 रुपए का प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, अगर फ्रेश एंट्री अभी मार रहे हैं, ये किसको पैसा देना है, डिबेंचर होल्डर को 12 रुपए। हाँ सर, समझाइए बात। अभी इसके बाद में इमीडिएटली ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम को सेट ऑफ करना। सर कहां से सेट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर दे कि नहीं बच्चों, इस बार तो स्पेशली हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के बनाया था। किसके पैसे में से, डीआरआर के पैसे। अलग से फंड क्रिएट करके रखा है, द फंड विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन, हमेशा। हाँ, डीआरआर जो है वो बिफोर रिडेम्पशन क्रिएट हो रहा है, और डीआरआर का एक ही यूजेज है, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, इसीलिए बोला ये यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन, और कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता, सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही यूज होगा। तो अभी हमने क्या किया, अभी इमीडिएटली लास्ट ईयर आ गया अपना। हाँ, फर्स्ट ईयर में डिबेंचर इशू किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट अगर इशू किया है तो ये नॉर्मल वाला अपना एंट्री आया रहेगा। यस सर। अभी यहाँ पे लास्ट ईयर का बातचीत चल रहा, अब सीखने लायक पॉइंट है। ये जो प्रीमियम पे ऑफ करना है बच्चों, इसको किसके थ्रू पे ऑफ करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसी के थ्रू हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 2 रुपया 2 रुपया फंड का पैसा यूज करो, रिजर्व जो है यूज करो, अलग से क्रिएट करके रखा है ना रिडेम्पशन के लिए, यूज करते जाओ, बराबर। इसके बाद में क्या करना है, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट थे वो बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री बाबा बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर।
नाउ लेट अस अज्यूम के बाबा 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट और हमने बेचे 12 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट बेच के। अब ये प्रॉफिट भी पीएनएल में नहीं डालना, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस है ना, अलग से एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है ना मेरे दोस्तों, उसमें ही डाल देना। मतलब अगर आपके पास 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट है जिसको आप 13 रुपीज में बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसा 13 रुपया आ रहा है। क्या जा रहा है आपके पास? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का, और जो बैलेंस का 3 रुपया है प्रॉफिट ऑन सेल, इसको छाती ठोक के ट्रांसफर कर देने का टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब रिजर्व इंक्रीज होएगा। और फाइनली पे ऑफ कर देने, हाँ, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ करना, वट एवर इज द अमाउंट, 12 रुपया 13 रुपया जो भी है वो पे ऑफ कर दिया हमने। हाँ सर, पे ऑफ किया। पे ऑफ का प्रोविजंस फॉलो करना है मेरे बच्चों। यहाँ पे पे ऑफ करने के बाद में जो भी बैलेंस आपके डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बचा है, वट एवर इज द बैलेंस इन योर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट टू जनरल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, when all the debentures are redeemed, the amount of DRR is to be transferred to general reserve। जनरल रिजर्व में डाल दो। अभी वो रिजर्व रख के क्या करो, स्पेशल फंड जो है उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सारे मेरे डिबेंचर्स तो रिडीम हो गए, अभी वो फंड रख के मैं क्या करूं, तो बाबा उसको डाल देना है जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर कर देना है। इज इट क्लियर? एकदम पक्का। आगे बढ़ेंगे। यस, इसके बाद में इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर थोड़े थोड़े डिबेंचर रिडीम करें तो सर कितना कितना ट्रांसफर करें? जितना फेस वैल्यू था डिबेंचर का उतना उतना ट्रांसफर करने का जनरल रिजर्व में। ये याद रखिएगा, ये उनका फेवरेट पॉइंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने को आ सकता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन है ना, ये बड़ा प्यारा है सर। जैसे कि डीआरआर का आपने लिमिट बताया था कि 25% ऑफ टोटल डिबेंचर्स अपने को जमा करके रखने, मिनिमम, मैक्सिमम तो 100% कर दो, अच्छी बात है, मिनिमम इतना जमा करके रखना। वैसे डीआरआरआई का भी एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स व्हिच आर टू बी रिडीम्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, जो भी आपका ईयर है, जो साल में डिबेंचर रिडीम होने वाला है, उसका 15% एटलीस्ट कहीं पे तो इन्वेस्ट करके रखा रहना चाहिए आपने। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ही आपने पता लगाया कि बाबा इस साल में रिडेम्पशन करना है, उसी साल में एटलीस्ट 15% तो डीआरआरआई में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। यस और नो? और मैंने क्या बोला था आपको, जो भी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा डीआरआर में क्रेडिट हो जाएगा, आपका रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज इन डीआरआर हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। इज इट नॉट अंडरस्टूड बच्चा पार्टी? कितना इजी कंसेप्ट है। और एक बार देखिए, रिडेम्पशन इज सिमिलर टू योर नॉर्मल वाला रिडेम्पशन, बराबर कि नहीं? कहां से कर सकते हैं? तो बाबा फ्रेश इश्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रिडेम्पशन के लिए पैसा पहले से ही जमा करके भी रखा पड़ा रहना चाहिए, तो पहले से जो पैसा जमा करके रखना है उसके लिए फंड जमा करना। फंड का नाम क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व का पैसा ऐसे ही रखेंगे? नहीं सर, इसको इन्वेस्ट करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके रखा, और फाइनल ईयर जब भी आएगा ना, जब भी हम लोग बेचने वाले हैं हमारे डिबेंचर्स को, सॉरी, जब भी रिडीम करने वाले, जब भी रिडीम करने वाले डिबेंचर्स को, रिडेम्पशन के समय पे हमारे सारे इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। पैसा आएगा, उन पैसों से वी आर गोइंग टू डू अवर रिडेम्पशन। इन्वेस्टमेंट बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस आया मेरे दोस्तों, उस प्रॉफिट लॉस को फिर से डीआरआर अकाउंट में क्रेडिट कर देना, मतलब अपना रिडेम्पशन रिजर्व इंक्रीज हो गया। अभी जितना भी फाइनली अपने पास डीआरआर बचा है रिडेम्पशन के बाद में, ये फुल वैल्यू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, और द फेस वैल्यू इफ द रिडेम्पशन इज इन इंस्टॉलमेंट्स, जितने भी आपने रिडीम किए उनका फेस वैल्यू आपको ट्रांसफर कर देना है टू द जनरल रिजर्व। ये था हमारा सिंपल सा रिडेम्पशन का पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट था ये, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको बताना है कि कुछ कंपनियां एग्जेम्प्ट है जिनको डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, जो कि है हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आरबीआई रेगुलेटेड होना चाहिए। आरबीआई रेगुलेटेड है तो आपको एग्जेम्प्ट है, आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है मतलब प्राइवेट सेक्टर के जैसा कामकाज कर रहे हैं, तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बैंकिंग मतलब इफ इट इज नॉट recommended by RBI, if it is not regulated by RBI, if the provisions are not being followed given by RBI, तो क्रिएट करना ही है डीआरआर। बैंकिंग कंपनी को भी डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत
नहीं है। तो ये कंपनीज हैं जिनको डीआरआर नहीं क्रिएट करना है, बाकी सारे कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करना है मेरे बच्चों। ये तो था एक नॉर्मल पॉइंट रिडेम्पशन का। अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एकदम इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट के बारे में, परचेज इन ओपन मार्केट। काफी इंटरेस्टिंग, और ये उनका वन ऑफ द फेवरेट कंटेक्स्ट जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा। सर आपने कन्वर्जन नहीं बताया, सर कन्वर्जन कन्वर्जन नहीं बताया। एक मिनट रुको, पहले कन्वर्जन के ऊपर बात करूंगा फिर आपके साथ में। इधर ध्यान दे दो। कन्वर्जन, ऑल एंट्रीज सेम, सारे एंट्री सेम है, लेकिन सिर्फ एक लास्ट एंट्री जो है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिबेंचर होल्डर को यूजुअली हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना, बैंक, बराबर क्या नहीं, यही अपना एंट्री होता है। लेकिन इस बार पैसा नहीं देंगे, इस बार क्या दे देंगे, या तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे भी हो सकता है भाई, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे भी हो सकता है भाई, ये पहले ही लिख दिया ऊपर, या तो नए प्रकार के डिबेंचर्स इशू कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल बच्चों, ये सारे के सारे एंट्रीज पॉसिबल। डिबेंचर होल्डर को 10 रुपया देना था, 5 रुपया बैंक के थ्रू दे दिया, 2 रुपए का ये कैपिटल दे दिया, 2 रुपए का ये कैपिटल दे दिया, और 1 रुपए के डिबेंचर दे दिए, तो भी चलेगा मेरे बच्चों, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन होते हैं डिबेंचर होल्डर के पास, कौन सा ऑप्शन उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये था हमारा रिडेम्पशन कन्वर्जन के थ्रू। अभी मेरे को डिस्कस करने दो बच्चों, परचेज इन ओपन मार्केट, लवली कंसेप्ट और बहुत सारे बार पूछा गया, जिसके बारे में बात करने वाले। इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं बायबैक फॉर कैंसिलेशन फ्रॉम ओपन मार्केट। मार्केट में से डिबेंचर खरीदना, खरीद के कैंसिल कर देना, खुद का ही डिबेंचर खुद खरीद रहे हैं हम लोग, मतलब खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल कर देंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रकार के प्राइसेस है जिसपे अपने को ध्यान देना है। अगर आप मेरे डिबेंचर होल्डर हैं और मैं आपके पास से मेरे ही डिबेंचर्स परचेस कर रहा हूं मेरे दोस्तों, देन व्हाट विल हैपन इज हियर हियर व्हाट विल हैपन, आई हैव टू पे यू, मुझे आपको पे करना है डिबेंचर का अमाउंट, यस। लेकिन अगर कोई अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी मुझको आपको पे करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज द इंक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस। बोलिए मेरे साथ में, उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस, जिसको प्यार से बुलाते हैं कम इंटरेस्ट। और जो प्राइस बिना इंटरेस्ट का, सिर्फ डिबेंचर का प्राइस, कि डिबेंचर के लिए कितने देने वाला हूं तो डिबेंचर के लिए इतने देने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या ये पार्ट क्लियर है, इज दिस पार्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं मेरे बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट? मतलब अ प्राइस ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स व्हिच एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर अलग से बताना है अपने को कि बाबा डिबेंचर का इतना, इंटरेस्ट का इतना, दोनों का मिला के जो प्राइस आएगा वो कम इंटरेस्ट, अलग अलग बताएंगे। एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अलग, डिबेंचर्स का अलग। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस मींस द प्राइस फॉर परचेज एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट फैक्टर। हम लोग जो एंट्रीज पास करेंगे ना, उसमें जो मैं खुद के डिबेंचर खुद खरीदता हूं ना, तो ओन डिबेंचर्स हमेशा एक्स इंटरेस्ट पे आता है बच्चों, समझेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। और कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर, अक्रूड इंटरेस्ट, जितना पे करना चाहिए कर दिया है वो तो अलग बात है। अगर समझिए कि लास्ट इंटरेस्ट पे किया है 31 ऑफ दिसंबर को हमारे डिबेंचर होल्डर को, हम उसके पास से डिबेंचर खरीद रहे हैं 1 ऑफ फरवरी में, तो ये दिसंबर से लेके जनवरी खत्म होने तक, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट तो अक्रूड हो गया ना, ये 1 महीने का इंटरेस्ट का अमाउंट हम उनको पे ऑफ करेंगे। समझ में आ रहा है अभी? यस। तो इसके 2 जर्नल एंट्रीज है जो अपने को अच्छे से याद रखने मेरे दोस्तों। जब भी हम लोग खुद के डिबेंचर्स परचेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे अपने पास डिबेंचर्स आ रहे हैं, ओन डिबेंचर्स। यस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। समझिए डिबेंचर का भाव, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100, हाँ, और मैं बायबैक खरीद रहा हूं 97 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 1 रुपया आया, इंटरेस्ट का 1 रुपया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको। तो मुझे टोटल कितना दे, ओन डिवेंचर्स में कितने में खरीद रहा हूं, तो मैं 97 एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 97 मुझे देना है, उसके साथ में मुझको इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ेगा,
तो टोटल मुझको 98 रुपीज देना है। ये है कम इंटरेस्ट प्राइस मेरे बच्चों, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एकदम इजी, कम इंटरेस्ट प्राइस। डिवेंचर के कितने? 97। इंटरेस्ट का कितना? एक। पैसा कितना दे रहे हैं? 98। ये खरीदारी हो गया, परचेस कर लिया हमने हमारा खुद का डिवेंचर। अभी इसको कैंसल कर, तो जब भी हमने इशू किया रहेगा डिवेंचर, तभी तो मैंने -% डिवेंचर्स को क्रेडिट किया रहेगा ना बच्चों, अभी मेरा एंट्री ये आया रहेगा। इशू के समय पे अपना एंट्री क्या होगा? अपना एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर, तभी देखो क्रेडिट किए। और अभी जब कैंसल करेंगे डिवेंचर को, लाइबिलिटी हटा रहा हूं मेरा, तभी मैं डिवेंचर्स को डेबिट कर दूंगा मेरे फेस वैल्यू से। 100 रुपए के डिवेंचर है तो मैं यहाँ पे 100 ही लिखूंगा। 100 का डिवेंचर मेरा हो रहा है कैंसल। ओन डिवेंचर्स जो भी था, ओन डिवेंचर्स का प्राइस कितना? 97। 97 आई नीड टू क्रेडिट ओवर हियर, क्योंकि मेरा 97 रुपीज का परचेज प्राइस सिर्फ डिबेंचर से रिलेटेड था। इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, इंटरेस्ट तो देना ही था, ऐसे नहीं तो वैसे तो दे दिया इंटरेस्ट। यहाँ पे सिर्फ एक्स इंटरेस्ट वाला प्राइस आएगा। और फाइनली यहाँ पे मुझको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया बच्चों, जो मुझको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। अगर ज्यादा प्राइस पे कर दिया होता मैंने ये 100 रुपए के डिवेंचर्स का, तो वो लॉस में ट्रांसफर करता मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देखिए आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं, एकदम प्यारा सा क्यूट सा, ध्यान दीजिएगा। डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100, बायबैक मैं कर रहा हूं 102 रुपीज, कम इंटरेस्ट प्राइस में। कम इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस में। इंटरेस्ट फैक्टर है 5 रुपए का। इंटरेस्ट फैक्टर कितना? 5 रुपया। तो देयर फॉर एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल कम इंटरेस्ट माइनस द इंटरेस्ट 97। तो यहाँ पे बायबैक कैसे करेंगे? बाबा मैं खुद का डिबेंचर खरीद रहा हूं, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना ओन डिबेंचर्स का दे रहे हैं? 97। इंटरेस्ट का कितना दे रहा हूं? 5 रुपया। तो टोटल कितना दे रहा हूं आपको टू बैंक अकाउंट? देखिए कितना इजी है। टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 102। मैंने बोला था ना, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट भाव है, ये इंटरेस्ट है, और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट है मेरे दोस्तों, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी कैंसल करना है। कैंसल कैसे करना है? -% डिबेंचर्स, ये डेबिट कर दिया। ये तो फेस वैल्यू से ही डेबिट होगा कैंसिलेशन के टाइम पे ना। दिस इज 100। हाँ 100। और हमारे जो ओन डिबेंचर्स जो डेबिट किया मैंने इधर इन्वेस्टमेंट बोल के, उसको भी क्रेडिट कर देना है। ओन डिबेंचर्स ये तो लिया ही था कैंसल करने के लिए 97 में, तो हो गया ना फायदा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो 3 रुपीज। समझा के नहीं? अगर लॉस होता तो प्रॉफिट लॉस के माध्यम से राइट ऑफ कर देते। प्रॉफिट है इसके लिए हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिजर्व में। दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट जो हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। खरीद के हम लोग इमीडिएटली हमारा लाइबिलिटी कैंसिल करने का कोशिश करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इस पे कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग अपने को, क्या क्या आ सकता है एमसीक्यू में। बायबैक इज डन फॉर व्हाट? इट इज डन फॉर कैंसिलिंग द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर नामक जो लाइबिलिटी है उसको हटाने के लिए करते हैं, बराबर है। सर क्या क्या भरना पड़ता है बायबैक के समय पे? बायबैक के समय पे आपको डिबेंचर का तो वैल्यू भरना ही पड़ता है, साथ साथ में अगर कोई अक्रूड इंटरेस्ट है, अगर कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो अक्रू हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया है, वो भी आपको डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? कम इंटरेस्ट प्राइस बुलाते हैं, बराबर। डिबेंचर वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस। और आपके जो ओन डिबेंचर्स का अकाउंट आप जो बनाते हैं नया, वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे बनेगा मेरे दोस्तों, ऑलवेज ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ डिबेंचर के लिए कितना वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट प्राइस। एक्सक्लूसिव, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूसिव नहीं। और आप सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना वेरी इजी। लास्ट इंटरेस्ट पेड, लास्ट इंटरेस्ट पेड डेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों।
लास्ट इंटरेस्ट पेड डेट टू बायबैक डेट। जब भी लास्ट इंटरेस्ट पे क्या उस डेट से लेके बायबैक के डेट तक तेरा कितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है बोल मुझको, उसका भी मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा मेरे डियर डियर शेयर डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग हमारे डिबेंचर का वैल्यू तो पे ऑफ करने ही वाले हैं, साथ साथ में वी आर गोइंग टू ऑल्सो पे ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। होप सो ये बात क्लियर है मेरे बच्चों। ये था अपना बायबैक ऑफ डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर टू यू गाइस। अभी ये जो डिबेंचर टॉपिक है ना, यहाँ पे होता है समाप्त, लेकिन मैं आपको कुछ डिस्कस आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये टॉपिक क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज फॉर समवेयर अराउंड 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल द क्वेश्चंस पेपर दैट वी हैव सीन। एबीसी एनालिसिस जो किया है उसके माध्यम से 4 से 6 मार्क के बीच में 3 भी हो सकता है बच्चों, कभी कभी आईसीएसआई का कुछ भरोसा नहीं। सबसे पहले अपना सबसे फेवरेट थियोरी, यस। और दूसरा हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश के ऊपर, जिसपे नंबर ऑफ डिबेंचर्स का काउंट पूछ सकते हैं कि बाबा कितने डिबेंचर दिए। ये भी पूछ सकते हैं कि डिबेंचर अकाउंट को कौन से वैल्यू से डेबिट क्रेडिट करना है। तो एक बात याद रख लीजिए, हाँ, द डिबेंचर अकाउंट, ये लिख लो किधर चाहिए, तो डिबेंचर अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। हमेशा जैसे शेयर कैपिटल होता है वैसे ये भी है, फेस वैल्यू से ही आएगा जाएगा। इसके बाद में अगर देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया आपको नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढने का, कि कितना परचेज, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊं, 4 लाख वाला क्वेश्चन था। 4 लाख रुपीज के एसेट्स परचेज किए थे, इशू प्राइस था 80, तो 5,000 डिबेंचर आए थे ना, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल गए अपने को, बराबर। और अगर इसमें उन्होंने पूछा कि बाबा नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो ठीक है, लेकिन डिबेंचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना है, तो दिस विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू। तो 5 लाख रुपए से अपने को क्रेडिट करना है डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे बात क्लियर हो आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि किसको डेबिट कर सकते हैं, किसको क्रेडिट कर सकते हैं। इशू करने के टाइम पे हम लोग डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करेंगे और डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, और जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं तभी डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, इफ अट ऑल वी आर पासिंग द जर्नल एंट्री वाला ऑप्शन। अगर जर्नल एंट्री वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई भी जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक नोट देके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पहले भी बोला है, वापस से और एक बार बोल रहा हूं, दिस इज देयर फेवरेट क्वेश्चन। डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था। एक बात अपने को याद रखना है, जानबूझ के नहीं लिखा था, अभी लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, प्लीज लुक हियर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऑल ये याद रख लेना, 1 मार्क मिलने वाला आपको इससे। इज ऑलवेज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, पूरे साल का नहीं मिलेगा, जिस तारीख से इशू हुआ है ना उस तारीख से। अगर समझो 1 मई को इशू हुआ है, अभी 31 मार्च तक का पेमेंट करना है, तो ये कितना महीना हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। तो सिर्फ 11 मंथ का ही कैलकुलेट करना, इससे ज्यादा नहीं करना है। पूरे साल का मत कर देना, ऑप्शन में देंगे वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाबा बताओ पूरे साल का कितना, पीएनएल में कितना आना चाहिए इंटरेस्ट, तो कुछ भी मत लिख देना बच्चों, इट विल ऑलवेज बी दिस। फिर पूछ सकते हैं कि बाबा कितना लॉस राइट ऑफ करना है हर साल। लॉस के बारे में हमने बातचीत किया था, लॉस तो अपना फेवरेट LOIOD। हाउ डू वी अचीव दिस, DOIOD प्लस LOIOD इज इक्वल टू दिस ग्रैंड लॉस। हाँ, इसमें अगर कोई इश्यू एक्सपेंस है तो उसको भी एड अप कर दीजिए, बराबर। रिडेम्पशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, एक DRR का कि कितना DRR क्रिएट करना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या है 25%। DRRI का पूछ सकते हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं लोग। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आने वाला, इन्वेस्टमेंट आएगा डेबिट साइड में, मतलब सॉरी एसेट साइड में आएगा मेरे दोस्तों, बराबर। इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में बता देंगे। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिडेम्पशन रिजर्व 25% एटलीस्ट, हाँ, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स व्हिच आर टू बी रिडीम्ड इन द करंट ईयर। समझ में आया दोस्तों। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आवर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स टॉपिक बच्चों। वी स्टार्टेड विद इशू, उसके बाद में धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट उठाते गए हम लोग। इशू देखा, कंसिडरेशन फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके बाद में वी केम अप टू अवर
एक्सपेंसेस मतलब ये लॉस कैसे राइट ऑफ करना है, उसके बाद में हमने देखा कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद में हमने देखा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन बायबैक देखा हम लोग ने कि कैसे बायबैक का एंट्रीज आता है, फुल रिडेम्पशन देखा, फिर पार्शियल रिडेम्पशन देखा हमने जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में हमको रिडेम्पशन करना है, इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करना है, हर साल थोड़ा थोड़ा पार्ट रिडीम करना है, कौन सी कंपनियों को डीआरआर क्रिएट करना है, कौन सी कंपनी को डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। फाइनली आपके डिबेंचर्स में अगर कन्वर्जन का ऑप्शन है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिबेंचर्स को इनटू इक्विटी शेयर्स, उसका भी जर्नल एंट्री हमने देखा दोस्तों। सो आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक ऑन दिस रिवीजन। टिल देन थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस।